देखो अपन लोग कहाँ तक पहुँच गए थे। अपन लोग कक्षा 11वीं केमिस्ट्री, वो कक्षा 11वीं का आर्ट्स, कक्षा 11वीं आर्ट्स भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार वाली किताब पढ़ रहे हैं अपन। उसमें अपन ने अध्याय 7 चालू कर चुके हैं और अध्याय 7 का चैप्टर, अध्याय 7 का नाम क्या है? संघवाद, है ना। इसका पेज नंबर, इस किताब का पेज नंबर कितना? 163, है ना। उसका अपन आज टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। क्या पढ़ेंगे अपन? भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। यहाँ पर एक चीज देखने वाली है। सबसे पहले संघीय व्यवस्था क्या होती है ना। एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। संघीय व्यवस्था क्या होती है? जी अपना पूरा भारत देश हो गया, उदाहरण के लिए मान लीजिए ये अपना क्या हो गया? भारत देश। ये कोई भी एक प्रांत है, कोई भी एक महाद्वीप है, कोई भी एक देश है ना। कोई भी क्या है? एक महाद्वीप है। ये कोई भी एक महाद्वीप है, कोई भी एक देश है। अब यहाँ पर क्या होगा? इसके हमने कई भागों में बांट दिए, है ना। ये हमने इसको कई भागों में बांट दिए, है ना। कितने भागों में बांट दिए? 1 2 3 4 5 6। तो संघीय शासन में क्या होता है? शासन मतलब राज करना। शासन मतलब क्या होता है? राज करना। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि 2 प्रकार से राज्य होता है, 2 प्रकार से शासन होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से शासन होता है। पहला होता है प्रांतीय स्तर पर। पहला किस स्तर पर होता है? प्रांतीय स्तर पर। पहला होता है प्रांतीय स्तर पर शासन, प्रांतीय स्तर पर। प्रांतीय स्तर पर शासन होता है मतलब कि ये एक प्रांत बना दिए, इस प्रांत पर राज करने वाली, शासन करने वाली एक अलग सरकार रहेगी। ये प्रांत रहेगा, इस प्रांत पर राज्य करने वाली एक अलग शासन सरकार रहेगी। इस प्रांत पर राज्य करने वाली अलग सरकार रहेगी। इस प्रांत पर राज्य करने वाली अलग सरकार रहेगी। इस प्रांत पर राज्य करने वाली अलग शासन रहेगी। एक होता है प्रांत का शासन। जैसे भारत देश में प्रांत मतलब राज्यों में बांट दिया गया। ये मध्य प्रदेश राज्य है, इस पर राज्य करने वाली अलग राज्य सरकार। ये छत्तीसगढ़ राज्य है, इस पर राज्य करने वाली अलग राज्य सरकार। इस प्रकार से, है ना। पहले प्रांत में बांट दिया जाता है। उसके बाद एक होती है केंद्रीय सरकार। जो केंद्र की सरकार होती है वो पूरे इस एरिया को पूरा कवर करके रखती है ना। पूरे एरिया को कौन कवर करके रखती है? केंद्र की सरकार। केंद्र क्या होती है? केंद्र की सरकार। केंद्र मतलब जो सब में कवर करे, इस पे भी अपना हुकूमत चलाए, इस पे मतलब पूरे देश की शासन। सबसे बड़ा देश का राजा हो गया। राजा मतलब केंद्र सरकार हो गई। वो केंद्र सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार पूरे सबको कंट्रोल करेगी, पूरे देश को कवर करेगी कवर। और एक होती है प्रांत के स्तर की सरकार, उसको बोलते हैं हम प्रांतीय सरकार, है ना। इस प्रकार संघीय शासन चलता है। क्या चलता है? संघीय शासन चलता है। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। कभी कभी तनाव हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है? तनाव का मतलब होता है वाद विवाद हो जाता है। अब मान के चलो केंद्र है ना। केंद्र है, केंद्र मतलब पूरे कवर करने वाला। और ये राज्य, क्या है? ये राज्य। अब केंद्र ने कोई आदेश पारित कर दिया, केंद्र ने राज्य सरकार को कुछ करने के लिए बोला और केंद्र में सरकार रही किसकी? एक सत्ता दल की रही और राज्य में सरकार रही विपक्ष की। मतलब उदाहरण के लिए मान लो केंद्र में सरकार किसकी रही? भाजपा की। और राज्य में किसकी रही? कांग्रेस की रही। किसकी रही? तो कभी कभी तनातनी हो जाती है। इस प्रकार से देखा गया है, ऐसा प्रत्यक्ष देखा गया है। तो किस प्रकार से भारतीय संघीय व्यवस्था में किस प्रकार से मतभेद होता है वो अपन देखेंगे। देखो, पिछले प्रश्नों में हमने पढ़ा कि संविधान ने केंद्र को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की है। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जो भारत देश का संविधान है, संविधान मतलब भारत देश चलाने की जो नियम कानून की जो किताब है, जो पुस्तक है, उसने केंद्र को, जो केंद्र होता है ना, केंद्र मतलब जो पूरे को कवर करता है ना। केंद्र मतलब पूरे देश की सरकार, पूरे देश की सरकार, उसको बहुत ज़्यादा पावर है। इस राज्य सरकार के पास पावर नहीं है, इसके पास भी पावर नहीं है, लेकिन जो पूरे देश को चला रही है ना, उसके पास ज़्यादा पावर है। पैसों से लेकर के, सब चीज़ से लेकर के, नियम बनाने से लेकर के पूरा पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। और संविधान में लिखा है केंद्र सरकार के पास असीमित पावर है ना। यद्यपि संविधान विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग पहचान को मान्यता देता है। संविधान जो होता है विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग पहचान को मान्यता देते हैं। राज्य सरकार है, उसकी भी अलग पहचान है, उसकी अलग मान्यता है। न्यायपालिका हो गया, आपका कोर्ट हो गया, उसकी भी अलग पहचान है, उसकी भी क्या अलग मान्यता है। क्या उसकी अलग मान्यता है।
फिर भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन होता है? केंद्र होता है। कौन सी सरकार सबसे शक्तिशाली होती है? केंद्र सरकार सबसे शक्तिशाली होती है। एक बार जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है तब यह स्वाभाविक ही है कि पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज़्यादा शक्ति तथा भूमिका की मांग उठाई जाए। अब मान के चलो कि क्या हुआ, यहाँ पर इस तरफ मराठी बोलने वाले लोग उदाहरण के लिए और नीचे दूसरी भाषा बोलने वाले लोग, दोनों के बीच में तनातनी हो गई। तो क्या हुआ, एक राज्य बन गया, एक नया राज्य बन गया और इस नए राज्य को एक नया नाम दे दिए, इसको एक नई पहचान मिल गई। तो जब राज्य को नई पहचान मिलती है तो फिर ये राज्य क्या चाहेगा? मेरे पास भी पावर हो, मेरे पास भी ताकत रहे, है ना, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, है ना। और कभी कभी जब अति हो जाती है तो ये राज्य क्या बोलता है? ये राज्य बोलता है कि हमको इस तुम्हारे देश में नहीं रहना, हम अलग से अलग अपना क्या बनाएंगे? देश बनाएंगे। पाकिस्तान भी ऐसे निकला था, है ना, समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार से टूट करके निकल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। तो नागरिकों के अंदर प्रांत की भावना नहीं होना चाहिए कि हम इस प्रांत की, बल्कि उनके अंदर ये भावना होना चाहिए कि हम इस देश के निवासी हैं, है ना। ज़्यादा भावना किसकी प्रबल होनी चाहिए? देश की भावना प्रबल होनी चाहिए। देखो, समय समय पर राज्यों ने ज़्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग उठाई है। अभी भी समय समय पर कई राज्य ऐसे होते हैं जो अपने आप को, जो इसकी मांग उठाते हैं कि हमको तुम और ज़्यादा पावर दो, हमको तुम क्या दो? और ज़्यादा शक्ति दो, हमको और ज़्यादा क्या दो? शक्ति दो, हमको और ज़्यादा क्या दो? शक्ति दो। इसकी क्या उठाते राज्य? मांग उठाते हैं। क्या उठाते राज्य? मांग उठाते है। इससे केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष और विवादों का जन्म होता है। अब कोई राज्य अपने आप को शक्ति मांग रहा है कि हम करेंगे, हम अपनी चलाएंगे, तो केंद्र ऐसा होने देगा क्या? और होने देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य को पावर मिल जाएगी तो केंद्र की सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा ना। ऐसे में वो देश का अंग कहाँ रह जाएगा? जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर कहाँ था? भारत के सबसे ऊपर साइड था। जम्मू कश्मीर कहाँ था? भारत के सबसे ऊपर साइड था। सबसे ऊपर साइड क्या था आपका? जम्मू कश्मीर था। तो जम्मू कश्मीर भारत सबसे ऊपर साइड जम्मू कश्मीर था। यहाँ के जितने भी नेता लोग हुए थे, जितने भी जो नेता लोग हुए थे, वो क्या बोलते थे कि भैया हम अपनी चलाएंगे, हम अपनी चलाएंगे, हम अपनी चलाएंगे। अपनी अपनी चलाते थे। यहाँ पे इधर पाकिस्तान था, इधर पाकिस्तान से आतंकवादी अंदर घुसते थे। कहीं विस्फोट कर रहे हैं, कहीं सेना पर पत्थर मार रहा है, कहीं पत्थरबाजी कर रहा है। फिर इधर से हिसाब से इधर बम फोड़ रहा है, इधर मुंबई में आम आदमी की मृत्यु हो रही है ना कि नहीं। तो तुरंत केंद्र सरकार ने क्या करी? धारा 370 हटाई और उसको फिर, तो जब कभी भी कोई भी राज्य अपने आप को क्या बोलता है कि भैया हमको ज़्यादा पावर दो, तो केंद्र को देना चाहिए क्या? नहीं। तो केंद्र और राज्य के बीच क्या हो जाता है? तनातनी का माहौल पैदा हो जाता है ना। कभी कभी केंद्र सरकार यदि गलत आ जाए तो भी विरोध हो जाता है ना, ऐसा रहता है। देखो, केंद्र और राज्य तथा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है। हाँ, एक होता है कोर्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना, पूरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो बताया था मैंने आपको, है ना। न्यायपालिका क्या होती है? कोर्ट होता है। न्यायपालिका मतलब क्या होता है? कोर्ट होता है जो न्याय करता है। अब केंद्र सरकार, अब जो न्यायपालिका है आपकी, जहाँ पर ठोकते ना ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा रहता है। अब वहाँ पर राज्य सरकार जाएगी और केंद्र सरकार वहाँ पे जाएगी और दोनों अपने अपने पक्ष रखेंगे। फिर जो न्यायालय होता है, जो सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा जो जज होता है, फिर वो ये तय करता है कि भैया क्या होना चाहिए और किसको कितनी पावर मिलनी चाहिए। ये कौन तय करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट का जज तय करता है। क्लियर? कौन तय करता है? सुप्रीम कोर्ट का जज तय करता है ना। ये लिखा है, देखो, ये अंडरलाइन कर लो हो सके तो। केंद्र और राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवाद। केंद्र और राज्य क्या? केंद्र और राज्य के आपसी कानूनी विवादों का समाधान कौन करता है? न्यायपालिका करता है। लेकिन स्वायत्तता की मांग एक राजनीतिक सवाल है ना, जिसे आपसी बातचीत द्वारा हल किया जा सकता है। स्वायत्तता की मांग, यहाँ पे गौर देखना, फोकस करना, क्या बोल रहा हूँ मैं? स्वायत्तता की मांग। स्वायत्तता की मांग ये है कि ये राज्य ये चाह रहा है
कि हमको तुम स्वतंत्र कर दो, है ना। ये क्या बोल रहा है ना। हम भैया हम फलानी भाषा बोलने वाले एक जैसे लोग हैं, है ना। दूसरे राज्य के लोग यहाँ पर आते हैं और हमको पसंद नहीं है, हम अलग देश बनाना चाहते हैं। तो देश का खंडन हुआ कि नहीं, देश की अस्मिता पर खतरा उत्पन्न हुआ, है ना। तो एक राजनीतिक सवाल है। अब देखो किस प्रकार से विवाद होते हैं। पहला केंद्र राज्य संबंध, पहला क्या है आपका केंद्र राज्य संबंध, है ना। केंद्र राज्य संबंध। संविधान तो एकमात्र फ्रेमवर्क या ढांचा है। जो संविधान है, संविधान क्या होता है आपका, किसी भी देश को चलाने वाली नियम कानून सब किस में लिखे गए हैं, संविधान में लिखे गए हैं। संविधान क्या होता है, एक प्रकार का एकमात्र फ्रेमवर्क या ढांचा होता है। इस पर ईंट गारा सुर्खी चूना चढ़ाने का काम राजनीति की वास्तविकता द्वारा होता है। एक ढांचा है, घर बनाते हैं अपन लोग, घर में ढांचा खड़ा रहता है ना। तो संविधान सिर्फ किसके बराबर संज्ञा दी गई है, एक ढांचे के बराबर है। लेकिन उसमें फिर प्लास्टर करना, ईंट गारा ये सब लगाना, ये सब राजनीति के ऊपर डिपेंड करता है कि राजनीति किस प्रकार से देश चलाने के लिए घर बना रही है ना। ये रहता है। अतः भारतीय संघवाद पर राजनीति प्रक्रिया की, है ना, परिवर्तनशील प्रकृति का काफ़ी प्रभाव रहा है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, भारतीय संघवाद पर राजनीति प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफ़ी प्रभाव रहा है। राजनीति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। अभी अलग विचारधारा की सरकार है, कल को फिर अलग विचारधारा की सरकार रहेगी, परसों फिर अलग विचारधारा की सरकार रहेगी। राजनीति में क्या हो रहा है, बदलाव होते जा रहा है। तो उससे कई बार क्या होता है, कई प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं केंद्र और राज्य के बीच। कई प्रकार के क्या उत्पन्न होते हैं, विवाद उत्पन्न होते हैं। देखो 1900, है ना, उधर मत देखो, तुम यहाँ समझो, है ना, घर में जाकर तुम खुद पढ़ सकते हो, है ना। देखो 1950 तथा 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में, फोकस से सुनो, अगर तुमने पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन लिए यही याद हो जाएगा, है ना, तो घर पे जाके पढ़ लेना। 1950 तथा 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। भारत की जो पूरी संघीय व्यवस्था है ना, कि एक केंद्र होगा, फिर केंद्र में बाकी राज्य रहेंगे, ये राज्य सरकार रहेगी, इस प्रकार से अपन शासन करेंगे। इसकी नींव किसने रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू ने रखे, है ना। ठीक, कब रखे, सन 1950 और 1960 के दशक में। इस दौरान केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था। उस समय क्या था कि उस समय पूरा कांग्रेस के चलता था ना। भारत को आज़ाद किसने करवाया, कांग्रेस ने करवाया। क्योंकि कांग्रेस उस समय क्या थी, पूरे राष्ट्र की पार्टी थी, है ना। आजकल तो अब छोड़ दो, उस समय बता रहा हूँ, महात्मा गांधी ऐसे ऐसे दिग्गज नेता हुए, जहाँ खड़े हो जाए बिल्कुल हजारों की लाइन लग जाए। समझ रहे हो ना डर, लड़ने में डरती नहीं थी। उस समय के नेता की बात अलग थी। उनको ये परवाह नहीं थी कि पता है कि वहाँ जाएंगे तो मर जाएंगे। तुमको पता है कि भैया वहाँ पे जाके हमारी मौत होने वाली है, तुम जाओगे क्या। फिर भी उस समय के नेता इतने खुददार हुआ करते थे, जाते थे मारो बोलते थे, और हंसते हंसते, क्योंकि उनके लिए क्या था, भारत देश की अस्मिता सबसे बड़ी होती थी। सबसे बड़ा क्या है, देश है, अंग्रेजों को भगाना है, यानी भगाना है, कुछ हो जाए। महात्मा गांधी ने पूरे कपड़ों का बहिष्कार करवा दिए। बताया था मैंने आप लोग को, इकोनॉमी में क्या होता था, भारत देश से क्या करते थे वो लोग, किसानों को बोलते थे तुम गेहूं मत उगाओ, तुम क्या उगाओ, कपास उगाओ। और पूरा कपास कौन लेके जाता था, अंग्रेज लोग अपने देश। और वहाँ पर क्या बनाए, कपड़े। और कहाँ ला के बेचे, फिर यहाँ से कपास ज़बरदस्ती फ्री में खरीद के ले गए और बना दी, और यहाँ पर ला के महंगे में बेच रहा है, और यहाँ के मूर्ख लोग खरीद भी रहे उसको, है ना। ये नहीं, फिर बहिष्कार किया गया उस चीज़ का, है ना। क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। चरखा, उन्होंने बोले कि खुद चरखा चलाएंगे और खुद अपना वस्त्र बनाएंगे, है ना। ये नहीं, महात्मा गांधी ने जीवन भर एक धोती में अपनी ज़िंदगी काटी। बताया था मैंने आपको, है ना कि नहीं। उन्होंने क्या बोला कि जब मेरे भारत देश के नागरिक, उन्होंने देखा कि जब मेरे भारत देश के नागरिकों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो मैं उनका लीडर हूँ। मैं कौन होता हूँ, पहनने वाला। ये होते हैं महान लीडर, इसलिए इनका अभी तक नाम चलता है। समझ रहे हो ना, ये होते हैं महान, जिनका अभी तक क्या चलता है, नाम चलता है ना।
तो नींव किसने रखा? उस समय केंद्र में भी किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और राज्य में भी किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, है ना। नए राज्यों के गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शांतिपूर्ण और समान रहे। अब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार, तो केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जो जो बोली वो राज्य ने मानती गई, तो शांतिपूर्ण माहौल बना रहा और आराम से नए नए राज्यों का गठन हो गया और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रही। और उस समय अगर कोई दूसरी सरकार रहती तो केंद्र में कांग्रेस रहती मान चलो और राज्य में कोई दूसरा रहता तो फिर विवाद होते कि नहीं। लेकिन उस समय सब पूरा भारत देश एक था और विवाद नहीं हुआ, ऐसा हुआ था, है ना। राज्यों को आशा थी कि वे केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदानों से विकास कर सकेंगे। सभी राज्य जानते थे कि भैया अब ये राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, वहाँ पर बैठे वाले बंदे जानते थे, अब कांग्रेस का नेता है वो जानता था कि केंद्र के पास पैसा है, वो हमको पैसा प्रोवाइड करते जाएंगे और हम अपने राज्य का विकास करते जाएंगे, है ना। ये वहाँ पर क्या थी, वहाँ पर चलते रहता था। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई नीति के कारण भी राज्यों काफ़ी आशाबंदी थी। जो केंद्र सरकार थी, जो कौन सी सरकार थी, जो केंद्र सरकार थी, उसने कई प्रकार की अच्छी अच्छी नीति बनाए रखी थी, है ना। कि गरीबी उन्मूलन योजना, पंचवर्षीय योजना लेकर के लाई थी। बहुत सारी योजनाएं की शुरुआत हुई थी ना, ताकि भारत देश से गरीबी, भूखमरी, है ना, उसको कंट्रोल किया जा सके। और कौन कौन से थे? भूमि सुधार बताया था मैंने आप लोग को। कई लोगों ने 2-2 हज़ार एकड़ जमीन में कब्जा करके रख लिए थे, है ना। सबसे ज़मीन छीनी गई और सबको बांटी गई। एक कई सारी क्या लेकर के आई गई थी योजनाएं, केंद्र सरकार ने लेकर के आई थी। इसी कारण राज्य सरकार को आशा थी और भरोसा था, क्योंकि अपने वाले थे वो लोग, है ना कि नहीं, ऐसा रहता है। अब 1960 के दशक के बीच में कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आई और अनेक राज्यों में विरोधी सत्ता दल आ गए। अब जैसे 1960 की शुरुआत हुई, 1960 का दशक, उस समय कांग्रेस तो थी, लेकिन कई सारे राज्यों में अनेक विपक्ष की पार्टी आ गई। विपक्ष मतलब अन्य दूसरे दल। कई लोग ने बोले हमको कांग्रेस में शामिल नहीं होना है, हटाओ, कौन कांग्रेस वाला, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कई लोग ने बोले कि भैया हम ST SC वाले हैं, कांग्रेस हमारे लिए ढंग से काम नहीं कर रही है ना, हम अभी तक दलित है, हम लोग को समाज में अच्छे से खाने को नहीं मिल रहा है, इंसान हमारी इज्जत नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोले, हम अपना क्या बनाएंगे अलग, हम अपनी अलग सरकार बनाएंगे, है ना कि नहीं। इस प्रकार से कई सारे विपक्षी पार्टी आई। क्या विपक्ष की पार्टी आई? इससे राज्यों की और ज़्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग बलवती हुई। अब मान के चलो केंद्र में सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। अब एक राज्य बन गया अपनी अपनी जात वालों का, एक जैसे लोग हैं उनने अब उनके अलग विरोध, अब उनकी अलग सरकार बन गई। वो लोग क्या बोलेंगे, हमको और ज़्यादा ताकत दो, हमको और ज़्यादा पावर दो, पैसा दो हमको करके बोलेंगे ना। वो और ज़्यादा पावर लेने की क्या बन गई, इनके अंदर इच्छा आने लगी, मांग इन्होंने उठा लिए। इस मांग के पीछे प्रमुख कारण ये था कि केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न दल सत्ता में थे। जब कभी भी राज्य और केंद्र के बीच विरोध हो, एक ही कारण हो रहा। अब मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश में मान के चलो कांग्रेस की सरकार रहती, किसकी सरकार रहती? कांग्रेस की सरकार रहती। अपने मध्य प्रदेश में किसकी सरकार रहती? कांग्रेस की सरकार रहती है ना। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार रहती है ना? कांग्रेस की सरकार रहती। अगर मध्य प्रदेश में उदाहरण के लिए मान लो किसकी सरकार रहती? कांग्रेस की सरकार कहाँ पे रहती? मध्य प्रदेश में रहती। और केंद्र में सरकार किसकी रहती? भाजपा की रहती। भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी। और मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री? कमलनाथ रहता उदाहरण के लिए, अभी तो हट गया, रहता मान चलो। तो फिर दोनों में क्या होते? विरोध होते कि नहीं? कमलनाथ बोलता कि भैया हमको सबका कर्ज माफ़ करना है, ये करना है, वो करना है, हमको पैसा दो। और भाजपा क्या सोचती कि यार इनको हम पैसा पकड़ाएंगे तो फिर इनका अपना नाम चलाएंगे जी। इस प्रकार से मतभेद हो जाता है कभी कभी, है ना। समझ में आ रहा है? अतः राज्यों की सरकारों ने केंद्र की कांग्रेसी सरकार द्वारा किए गए अवांछनीय हस्तक्षेपों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब 1960 में क्या हुआ? केंद्र सरकार की जो कांग्रेस की जो थी, जवाहरलाल नेहरू वगैरह जो नेता लोग हुए थे, उन लोगों ने जो नियम लेकर के आए, अब राज्य में दूसरी सरकार बन गई विरोधी दल की, तो उन्होंने उस नियम का विरोध करना शुरू कर दिए। जैसे कि नरेंद्र मोदी, अभी नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल पास किया कृषि बिल पास,
तो जितने भी कांग्रेस वाले सब विरोध कर रहे हैं, आम आदमी वाले क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अगर कांग्रेस होती, कांग्रेस कोई बिल पास करती, कौन विरोध करता? ये लोग विरोध करते कि नहीं? ये विरोध चला आ रहा है ना, ऐसा रहता है। कांग्रेस के लिए भी विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों में संबंधों के तालमेल की बात पहले जैसे आसान नहीं रही। पहले 19 जब देश आज़ाद हुआ था ना, उस समय पूरा कांग्रेस का वर्चस्व था। उस समय कांग्रेस जो बोलती थी वो हो जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अब यहाँ की सरकार प्रबल हो गई, जहाँ पर दूसरे लोग राज्य करने लगे, तो कांग्रेस की बात उन्होंने माने क्या? नहीं। और कांग्रेस को इन राज्यों को समझाना क्या हो गया? बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा, है ना। आखिरकार 1990 के दशक में कांग्रेस का वर्चस्व काफ़ी कुछ खत्म हो गया। हाँ भैया, वो होता ही है ना। होता क्या है कि अब बाप दादा ने खूब कमा ली, लड़के बच्चे नालायक निकल गए, पूरा उन्होंने पूरा मट मेला कर दिया पूरा। समझ रहे हो कि नहीं? कांग्रेस कब से शुरुआत करी? कांग्रेस ने भैया देश की आज़ादी का आंदोलन लड़ी। अब उन्हीं के बिल्कुल वो वंशज लोग भैया, वो अब लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में मेरा कहने का मतलब ये भैया, जो योग्य है उसको राजा बनाओ, जो योग्य है उसको क्या बनाओ? राजा, है ना कि नहीं। उस समय महान इंदिरा गांधी को इन्होंने अच्छा काम करे, बहुत शानदार काम करे। लेकिन 1990 आते कांग्रेस का वर्चस्व काफ़ी कुछ क्या हो गया? ख़त्म हो गया। जो पहले कांग्रेस का चलता था कि कांग्रेस मतलब कांग्रेस, अब तो 2020 में पूरी भाजपा की आ गई। अब मोदी का ही नाम चल रहा है, भाजपा। कल किसी और की रहेगी, आज कोई है, कल कोई और रहेगा। परिवर्तन प्रकृति का क्या है? नियम है। जो अच्छा काम करेगा, है ना, जो जनता की मांग को पूरा करेगा, वो राज करेगा, है ना कि नहीं। परिवर्तन क्या है? संसार का नियम है। 1990 आते आते क्या हुआ? वर्चस्व काफ़ी कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया। और हमने केंद्र में गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश किया है। तुम अपन ने कब प्रवेश किया? गठबंधन। गठबंधन का मतलब क्या होता है? बताया था मैंने, गठबंधन क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना। जैसे कि मान के चलो कि उदाहरण के लिए लोकसभा की सीट कितनी है? 500। लोकसभा में कितनी सीट होती है? 543। अब 543 में से उदाहरण के लिए मान लो, 543 में से मान लो 250 लोग, कितने लोग? 250 लोग भाजपा के जीते, है ना। और 250 क्या के जीते? कांग्रेस के जीते। किसी जीते? कांग्रेस के जीते। हो गए 500। और बाकी मान चलो निर्दलीय बचे। तो अब कौन राज करेगा? इसकी सरकार बने या इसकी बने? कन्फ्यूजन है ना। तो क्या होता है, जो बचे वाले जो विधायक वगैरह है ना, कांग्रेस इनके साथ गठबंधन करेगी, इनको बोलेगी तुम हमारी पार्टी में जाओ, है ना। अपन खेलते कि नहीं, स्कूल में खेलते कि नहीं कि भैया दोनों टीम बराबर, तुम हमारे तरफ बजाओ, हमारे तरफ बजाओ, बोलते कि नहीं अपन, है ना। अगर कांग्रेस की तरफ चल गए तो कांग्रेस और इनका गठबंधन हो जाएगा और सरकार इनकी बन जाएगी। ये भाजपा की तरफ चल गए तो सरकार भाजपा की बन जाएगी। अब गठबंधन वाला ही हो गए, कोई एक बिल्कुल एक तरफा वाला काम है क्या? नहीं। अभी मध्य प्रदेश में देखे ना तुम लोग ने, है ना, कांग्रेस के विधायक कम पड़ गए, भाजपा के विधायक कम पड़ गए। कांग्रेस ने जो करी, गठबंधन करी, जोड़ तोड़ लगाई, बेचारे कमलनाथ जी ने बहुत मेहनत करे, क्या बनी? कांग्रेस ही क्या खड़ी हुई? सरकार खड़ी हुई। कमलनाथ जी क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने किसानों को बहुत सारा बोले थे, 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, ऐसा वैसा, है ना, वोट मिले, है ना। उसके बाद फिर कमलनाथ जी ने क्या बोल दिया? भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं माफ़ कर पाएंगे। वैसे उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ करे, है ना, सब माफ़ करे हैं उन्होंने। किसानों जो बात सही है तो सही है, किसानों का उन्होंने माफ़ किए। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, है ना, मुझे कोई पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं खाली तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, है ना, और तुम लोग को समझाने के लिए मुझे उदाहरण का सहारा लेना पड़ रहा है ना कि नहीं। ऐसा है। फिर क्या हुआ? भाजपा ने क्या करी? भाजपा ने कांग्रेस के विधायक खरीद लिए, है ना। कांग्रेस में जो विधायक लोग जो थे उन लोग को कायम शामिल हो गए, वो भाजपा में आकर के वो क्या हो गए? शामिल हो गए। तो गठबंधन का जोर चल रहा है ना, अपन इस युग में है। ऐसा नहीं पूरा कांग्रेस के वर्चस्व है, पूरा भाजपा के वर्चस्व है ना। अब कांग्रेस भाजपा का नाम नहीं लूंगा मैं, अब समझ जाओ, जो सरकार जीत जाएगी, जिसके पास ज़्यादा पावर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? सत्ता दल, है ना। पेपर में तुम कांग्रेस लिख के जाए, ऐसा नहीं है ना, सत्ता दल, क्या बोलेंगे उसको? सत्ता दल, है ना। अभी केंद्र में मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, मतलब भाजपा भी किस में? सत्ता में है सत्ता में। और जो पार्टी हार जाती है वो कायम होती, विपक्ष में होती है। कायम किसको क्या बोलते अपन? विपक्ष बोलते। क्या बोलते? विपक्ष कहते हैं।
अब देखो स्वायत्तता की मांग, किसकी मांग? स्वायत्तता की मांग। समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई है। समय समय पर, कैसे? समय समय पर। कई बार भैया समय समय पर क्या होता है, कई बार समय समय पर क्या होता है, किताब कहाँ रखूँगा, देखो कई बार समय समय पर क्या होता है, कई बार समय समय पर, कई बार कहाँ पर, समय समय पर राज्यों और राजनीतिक दलों ने, अब कोई राज्य है, कोई क्या है अपना राज्य है, जो तुम्हारा देश, इसका कोई राज्य है। अब यहाँ की पार्टी अलग ही अपनी चला रही है ना, यहाँ पर अलग ही राज चल रहा है। इन्होंने क्या बोले समय समय पर, हमको ज़्यादा पावर दो, है ना, मतलब हमारे ऊपर ज़्यादा पावर दो का मतलब ये जो केंद्र इसके ऊपर अधिकार है, बोलते कि तुम अपना कंट्रोल थोड़ा कम करो, हम अपनी चलाएंगे, है ना, समझ रहे हो ना। हाँ, ये बोलेंगे तुम कौन होते बोलने वाले, है ना कि नहीं, समझ रहे हो ना। ये ऐसा रहता है, ये बोलते कि हमको ज़्यादा पावर दो, कह रहे हो हमको ज़्यादा पावर दो, ज़्यादा पावर देने की, ज़्यादा ताकत देने की, ज़्यादा स्वायत्तता देने की क्या उठाइए, मांग उठाइए। लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों की स्वायत्तता का मतलब अलग अलग होता है। देखो कभी कभी इन मांगों के पीछे ये इच्छा होती है कि शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए तथा राज्यों को ज़्यादा तथा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाए। समय समय पर अनेक राज्यों तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और दलों द्रमुक अकाली दल मार्ग को सत्ता की मांग की है। कभी कभी क्या होता है, जो राजनीतिक दल होते हैं ना, जो क्या होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, यहाँ पर अगर सत्ता पार्टी विपक्ष में बन जाती है, केंद्र में सरकार दूसरी पार्टी की और यहाँ पर विपक्षी की अपन की सरकार बन गई, तो ये मांग उठाते हैं कि तुम हमको ज़्यादा स्वायत्तता दो, है ना, हमको ज़्यादा पावर दो, है ना, इसकी उठा लेते हैं, मांग उठा लेते हैं। अगला एक अन्य मांग ये है कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए और संसाधन पर उनका ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। इसे वित्तीय स्वायत्तता भी कहते हैं। 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राजस्व को पुनर्भाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। तमिलनाडु और पंजाब की स्वायत्तता की मांगों में भी ज़्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करने की मंशा छुपी हुई है। कई बार क्या होता है, कई बार राज्य सरकार ये बोलती है, अब हर बार भैया हमको पैसा के लिए केंद्र के पास जाना पड़ रहा है, लाओ रे भैया राज्य का विकास करना है, लाओ रे भैया गरीबों को खाना खिलाना है, हर बार किसके पास जाना पड़ रहा है, केंद्र के पास, है ना। तो भैया तुम हमको पैसा दो ही, लेकिन हमको ये अधिकार भी दो कि कुछ पैसा ऐसा रहेगा जो जनता से हम टैक्स वसूलेंगे, है ना, वो केंद्र के पास नहीं जाएगा, वो सीधे कौन रखेंगे, हम ही लोग रखेंगे, राज्य के लोग ही रखेंगे, ताकि राज्य का और अच्छे से विकास हो सके। और इसी के लिए 1977 में, कब 1977 में, ये बात समझे कि तुम अभी इनको पैसा मांगने के लिए किसके पास जाना पड़ रहा है, केंद्र के पास। अभी बेटे को पैसा कौन दे रहा है, उसको पापा दे रहा है ना कि नहीं, है ना। तो बेटा क्या बोल रहा है, पापा आप मेरे को पैसा मत दो, मेरे को ज़मीन दे दो 10 एकड़, है ना, उसमें मैं खुद खेती करूँगा और खुद पैसा रखूँगा। समझे कि नहीं, समझ गए ना। राज्य मांग उठ के उठा लेते हैं, ये लिखा है ना, राज्य मांग उठा लेते हैं कि भैया आय के स्वतंत्र साधन दो हमको, ताकि हम खुद इनकम करें, है ना, और उस पर नियंत्रण किसका ज़्यादा हो, हमारा ज़्यादा हो। 1977 में, कब की बात है, 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार, काय की वामपंथी सरकार, पश्चिम बंगाल, इधर होता पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल में जो कौन सरकार थी, वामपंथी सरकार थी। भारत देश में जो पश्चिम बंगाल है, ये मान लो ये पश्चिम बंगाल है ना, इस पश्चिम बंगाल में सरकार कौन सी थी, वामपंथी। वामपंथी सरकार किसको बोलते हैं, वामपंथी मतलब उनकी विचारधारा अलग रहती है ना। वामपंथी सब धर्मों को मानने वाले या फिर किसी भी धर्म को ना मानने वाले, है ना। अब सब अपनी अपनी अलग परिभाषा होती है ना। जो वामपंथी सरकार थी, उन्होंने फिर से एक दस्तावेज प्रकाशित करा कि इस प्रकार से ऐसी ऐसी मांग होनी चाहिए। अगला
स्वायत्तता की मांग का तीसरा पहलू प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित है। विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज रहते हैं। जो प्रशासनिक तंत्र है, अब राज्य है, राज्य में जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं, कलेक्टर हो गए, आईजी हो गए, बड़े बड़े अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, वो के उन अधिकारियों पर, पूरे प्रशासनिक तंत्र पर, पुलिस हो गई, इन सब पर कंट्रोल किसका है? राज्य का नहीं है, बल्कि केंद्र का है। किसका है? जितने भी पुलिस वाले, जितने भी अधिकारी है, सीबीआई जांच होती है, पता तुम लोग को? तो बड़े बड़े नेता लोग की बिल्कुल जाती है ना कि नहीं? है ना कि नहीं? ऐसा रहता है। सीबीआई जांच होती है तो फिर दिक्कत बन जाती है। तो राज्य ये बोलते हैं कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, जितना भी पूरा प्रशासन है, उस पर नियंत्रण किसका है? केंद्र का है। और केंद्र जो बोलता है, यहाँ के पुलिस वाले वो करते हैं। राज्य सरकार की जांच सुनते हैं क्या? वो नहीं सुनते। किसकी सुनते हैं वो? केंद्र की सुनते हैं। सुनते केंद्र की। इसी कारण राज्य सरकार बोलती है कि हमको अलग से अलग रहना है भैया, हमको और ज़्यादा पैसा दो, हमको और अलग, है ना, हमको अपना अधिकार दो, ये दो वो दो, पावर की मांग उठाता है। और जो यही कंडीशन में होगा, कब होगा? जब यहाँ पर दूसरा दल बैठा हो और केंद्र में दूसरा दल बैठा हो। अब केंद्र में भाजपा और राज्य में भाजपा, तो कुछ विरोध होगा क्या? है ना कि नहीं? नहीं होगा। लेकिन केंद्र में दूसरी आ गई और राज्य में दूसरी आ गई, तो विरोध होना तय है ना कि नहीं? ऐसा रहेगा। इसके अतिरिक्त स्वायत्तता की मांग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से जुड़ी हो सकती है। तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृति के प्रोत्साहन की मांग के अलावा कुछ उदाहरण है। कभी कभी क्या होता है कि नेता लोग की बात तो हटके हो गई है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, तमिलनाडु जो होता है नीचे साइड होता है ना, इंडिया का जो नक्शा होता है ऐसे होता है ना, तो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में क्या होता है, अब वहाँ के लोग तमिल भाषा बोलते हैं, है ना, तो वहाँ पर हिंदी भाषा का विरोध किया जाता है, हिंदी के वर्चस्व का विरोध। वहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि तुम हिंदी चलाते हो, हिंदी में बोलते हो, हिंदी में ये करते हो वो करते हो, हम अपनी भाषा में बोलेंगे। कौन होता है हिंदी बोलने वाला? मतलब हिंदी का विरोध होता है, तो उसके लिए वो अपनी स्वायत्तता की मांग करते हैं कि हम तमिल बोलने वाले लोग अलग से अलग काम करेंगे, बिल्कुल, है ना, हमको ज़्यादा अधिकार दो, ये दो वो दो। इसलिए कभी संस्कृति को लेकर के भी होता है, कभी धर्म के ऊपर से भी हो जाता है कि हम इस देश है, इस संस्कृति के लोग हम यहाँ पर रह रहे हैं। अब उदाहरण के लिए मान चलो कि यहाँ पर कोई दूसरी धर्म वाले लोग इकट्ठे हो गए, है ना, अब मान के चलो कि इधर कोई दूसरे धर्म वाले इकट्ठे हो गए, वो बोलेंगे भैया हमको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, हमारा अपना अलग धर्म है, हम ये करेंगे वो करेंगे, हमको अलग होना करके। ऐसी बात भी आती है कभी कभी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो, कुछ राज्य ऐसा महसूस करते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर वर्चस्व है। कई सारे राज्य क्या महसूस करते हैं कि जो हिंदी भाषा है, अंग्रेजी का विरोध। देखो, कई राज्य क्या करते हैं, बोलते हैं कि हिंदी भाषा जो है, सब हिंदी भाषा का सब तरफ वर्चस्व है ना, हमारी भाषा को वर्चस्व दो, हमारी भाषा को तुम अधिकार ही नहीं दे रहे हो, तो हम अपना अलग से अलग बनाएंगे दस्तावेज। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। इसलिए क्या हो जाता है, केंद्र और राज्य के बीच में क्या हो जाता है, विरोध होता है। और कई सारे आंदोलन भी होते हैं। देखो बाजू में कार्टून दिए, देखो कितने अच्छी कार्टून दिए, जे नेहरू जी बेचारे खड़े, है ना कि नहीं, जो कई सारी भाषा बोलने वाले लोग आम आदमी पर बैठ गए, दिख रहा है बेचारे, देखो चेहरा कैसा हो गया बेचारे के।